हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपका जो यूजीसी नेट का रिजल्ट जो आउट हो चुका है वो अगर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ पाया है, आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या फिर आप नेट तो क्वालिफाई कर पाए हैं लेकिन आप जीआरएफ को क्वालिफाई करने से रह गए हैं बाय फ्यू क्वेश्चंस और बाय लार्ज मार्जिन, तो उन सभी केसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में जीआरएफ या सिर्फ नेट या इवन पीएचडी भी क्वालिफाई किया है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इनके लिए आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड ये जो डेटा है ये आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जो साइट पर अवेलेबल है कि कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए एंड कितनों का जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है एंड कितनों का जो है वो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सिर्फ जो नेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई हुआ है। एंड पीएचडी भी जो क्वालिफाई किया है वो लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स इसमें रहे हैं। तो एंड कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो हम ऑलरेडी आप देख चुके होंगे आपके सब्जेक्ट की, एंड स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ की बात करें तो ये 107 क्वेश्चंस रही है आपके जीआरएफ यूआर कैटेगरी के लिए। एंड ये लगभग उतनी ही है जितनी हमने अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर की थी उसी रेंज में है, लगभग उससे एक क्वेश्चन कम ही है। एंड इस बार जो आपका रिजल्ट आया है वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया है या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो इसके रीजंस की अगर हम बात करें तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं एंड जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। किसी को लग रहा है कि कट ऑफ जो उन्होंने सोचा था उससे हाई गई है, या कंपटीशन बढ़ गया है, या स्ट्रेटजी। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जैसे कंपटीशन है वो बढ़ ही रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कट ऑफ है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर पेपर इजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, जो आपने लास्ट टाइम पे देखा था आपकी हाईएस्ट कट ऑफ थी अब तक की सबसे। एंड इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, तो जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा हार्ड था, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रेटजी। तो आपको अपना जो फोकस है वो वहाँ पर रखना चाहिए। एंड नेट की बात करें तो ये आप एकेडमिक्स में जाने वाले हैं, आपको नेट क्यों क्वालिफाई करना है? एट लास्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो एकेडमिक्स जो है वो अपने आप में एक लॉन्ग जर्नी है एंड नेट जिसका सिर्फ एक स्टेप है। तो आपको अपना फोकस रखना चाहिए अपने गोल पर, अपने पर्पस पर। एंड आगे आपको क्या करना है, रिजल्ट को आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। आई होप आपने जो अपना रिजल्ट है वो एनालाइज कर लिया हो। अब आगे क्या स्टेप लेना है, आप अपना फोकस वहाँ रखिए। तो एक सही स्ट्रेटजी के साथ आप जो है उसमें एक्शन लीजिए। एंड जिनका नेट हो गया है वो जीआरएफ को अपना टारगेट रख सकते हैं। साथ में जैसे यूपी में अभी जिस किसी ने भी अगर अप्लाई किया होगा तो 31 मई को यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, या जो उसमें अप्लाई नहीं कर पाए थे तो जो यूपीएचईएससी का जो एग्ज़ाम होता था जो लास्ट ईयर हुआ देन कैंसिल हो गया, फिर से उसकी री एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको यूपी में बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या आपकी जो भी स्टेट है या जिस भी स्टेट्स में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स निकलते हैं तो आप वहाँ साथ की अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो आपका सेट का एग्ज़ाम होता है आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका जो लो स्कोर है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि वो एक फेलियर नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। मैटर क्या करता है, आपका स्कोर उतना मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। इन केस आपने नेट क्वालिफाई कर भी लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे नहीं पढ़ना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसमें आपको उन सभी स्टूडेंट से कॉम्पीट करना है जो नेट क्वालिफाइड है। उसमें तो सभी वही अप्लाई कर पाएंगे ना जिनका नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मैटर क्या करता है, आपकी नॉलेज, एंड उसके लिए आपको अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी। एंड अब आगे क्या करना है, तो ये एक साइकिल है। जिनका सिर्फ पीएचडी हुआ है वो नेट के लिए ट्राई करेंगे, जिनका नेट हुआ है वो जीआरएफ के लिए ट्राई करेंगे, एंड देन एट लास्ट आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसके लिए ट्राई करेंगे। तो ये कंटिन्यूस जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो अब आपको आगे क्या करना है, आपको जो अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो आंसर की है, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो सबसे पहले आप उसको रिविजिट करिए, रीचेक करिए, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। एंड यही वो डिफरेंस है जो एक जीआरएफ क्वालिफाई जो कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो वहाँ पर वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को भी एनालाइज करते हैं, जो भी कमी रही उसको मॉडिफाई करते हैं। एंड ये लगभग वही चीज़ है जो हर जितने भी आप इस पॉलिटिकल साइंस या यूजीसी नेट रिलेटेड जो चैनल्स हैं आप देखेंगे तो लगभग हर टीचर भी आपको यही बताता है। तो डिफरेंस कहाँ से आता है, डिफरेंस आता है स्टूडेंट के अपने डिसीजन लेने की पावर से, कि क्या वो डिसीजन लेता है या नहीं, क्या वो अपनी जो एनालिसिस है उसको मॉडिफाई करता है या नहीं, अपने हार्डवर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले आपकी जो आंसर की है आप उसको चेक करिए, उसकी एनालिसिस करिए एक बार। बिकॉज जब एग्ज़ाम टाइम में आपने देखा, फर्स्ट टाइम उस पेपर को देखा तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगे कि हार्ड थे, बट अब आप
रिलैक्स होकर देखें कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उस एग्ज़ाम में देखने को आए हैं। अलग अलग कैटेगरी में आपको रख सकते हैं, आप थोड़ा देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्यों गलत हुआ। क्या आपने पढ़ा हुआ था, आप रिकॉल नहीं कर पाए, या फिर आप कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, या फिर आपको ऑप्शंस ऐसे लगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े थे। तो वो आपकी अपनी जो सेल्फ एनालिसिस है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। एंड अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने इस बार नेट तो क्वालिफाई किया लेकिन वो जेआरएफ को क्वालिफाई करने से रह गए, या इसमें वो भी स्टूडेंट्स होंगे जो कई बार नेट को कंटिन्यूसली बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं, जेआरएफ को टारगेट करके एग्ज़ाम को अप्लाई करते हैं लेकिन वो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने नेट भी क्वालिफाई किया है तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। एंड फर्स्ट स्टेप जो अगेन हमने अभी आपको बताया कि आपको जो अपनी आंसर की है उसकी आप सेल्फ एनालिसिस करिए, रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए आपके जो पेपर 1 एंड पेपर 2 में कितने कितने मार्क्स हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके पेपर 2 में तो आपने अच्छा स्कोर किया है लेकिन पेपर 1 में बहुत कम स्कोर की वजह से आप जो फाइनल आपकी जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर नहीं कर पाए, या फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए वो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे, यानी वो उस पार्ट से थे जो आपने नहीं पढ़े थे। तो ये आप एनालिसिस करिए। एंड जिस तरह से अब कट ऑफ जा रही है एंड जो पेपर आ रहा है उसके लिए आप जो दोनों पेपर हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी पेपर 1 को स्पेशली कई स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं, उसी वजह से वो शायद जेआरएफ को क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो आपको एक तो उन दोनों पेपर को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा एंड यू नीड टू वर्क स्मार्टली। एंड आप इसमें क्या करेंगे, कई सारे स्टूडेंट्स तो इसी साइकिल के उसमें क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसको आने का वेट करेंगे एंड तब अपनी जो सीरियस प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप वास्तव में जेआरएफ को लेकर सीरियस हैं तो आप जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसका वेट मत करिए एंड अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो एग्ज़ाम्स के ट्रेंड हैं, जो अब तक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एनालिसिस करिए, आप खुद एनालिसिस करिए एंड आइडेंटिफाई करिए उन टॉपिक्स को कि कुछ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, कुछ हाई वेटेज वाली यूनिट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 5 है या 7 है। इस तरह से कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आपको थोड़ा सही से कवर करना चाहिए एंड उनका वेटेज भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, तो वो आप ट्राई करिए। उनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स कई बार 2-3 बार से बार बार नेट को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, जेआरएफ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस को चेक नहीं करता। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर इंटेलिजेंस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर स्ट्रैटेजी। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने आप से ही पूछने हैं, जिनके जवाब भी आप ही जानते होंगे और आप ही दे सकते हैं कि क्या आपने मल्टीपल रिवीजन्स किए थे। बिकॉज सिर्फ एक बार आप सिलेबस को पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, तो हो सकता है आप उतना अच्छा स्कोर ना कर पाएँ उन स्टूडेंट्स के, उन एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने सिलेबस भी कवर किया है प्लस मल्टीपल रिविजन्स भी किए हैं। तो वो आपको जवाब आपसे पूछना चाहिए। सेकंड, आपने जो मॉक टेस्ट थे वो दिए थे या नहीं, प्लस मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, आपने मॉक टेस्ट दिया सिर्फ उसका स्कोर देख लिया, उस मॉक टेस्ट की आपको भी अपनी जो एनालिसिस है वो करनी पड़ती है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, क्यों गलत हुए, उनको साथ ही आप नोट करके चलें। अगर आपको कुछ ऐसा फैक्ट मिलता है जो आपने पढ़ा है बट आप रिवीजन की वजह से अगर उसको गलत कर पा रहे हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में उससे बहुत हेल्प मिलती है। जो आपकी अपनी मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए। अगर कोई मिस्टेक आपसे मॉक टेस्ट में हो रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो जो मिस्टेक है वो बार बार नहीं होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए आपके मॉक टेस्ट में। बिकॉज हर मॉक टेस्ट में अगर आप सेम मिस्टेक को रिपीट करेंगे तो उम्मीद ऐसे चांसेस हैं कि आप हो सकता है एग्ज़ाम में भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करें, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो कम रह रहा है। तो एंड इसके साथ ही अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो जो अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं आपको उन पर भी काम करना चाहिए। बिकॉज नेट के स्कोर के बेस पर भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं वैकेंसी आती है तो आपको उसके लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए एंड उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन है वो उस अकॉर्डिंग भी आपको करनी चाहिए। एंड कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई कर पाए हैं तो उसमें आपकी क्या सिचुएशन थी, आपका क्या केस था, क्या आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। आप किसी किसी का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो हो सकता है वो सिलेबस ही कंप्लीट ना कर पाए हैं, इन्होंने एज अ डेमो कह लीजिए, ये ट्रायल के तौर पर अगर फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड आपका ये आप कई अटैम्प्ट दे चुके हैं, सीरियस आपने पढ़ के अटैम्प्ट दिया था, फिर भी अगर आपका नहीं हो पाया है क्वालिफाई एग्ज़ाम नेट, तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको देखना पड़ेगा एंड उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे कि आपने मॉक टेस्ट दिए थे या नहीं। बिकॉज लगभग सेम ही चीज़ है जो हर एस्पिरेंट करता है और
इवन हर एग्ज़ाम के लिए है, ना सिर्फ नेट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दें उसके लिए भी है कि आपने सिलेबस कवर किया है या नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी है या नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। एंड इस पूरे प्रोसेस में अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है आप उसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई भी फैक्टर की अगर कमी है तो चांसेस हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, तो वह चेक करने की आपको ज़रूरत है। तो अपनी प्रिपरेशन को रिव्यू करिए एंड सीरियस प्रिपरेशन नेक्स्ट साइकिल के लिए स्टार्ट कर दीजिए। अगर रिवीजन की कमी रही है तो आप उसमें रिवीजन पर इस बार थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट एक्टिंग। जैसे अभी हमने पहले में बताया कि नोटिफिकेशन का वेट ना करें, बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो ऐसे इधर उधर अपना टाइम पास करेंगे, इधर उधर की वीडियोस देखेंगे, एंड जब नोटिफिकेशन आएगा तभी वो सीरियस होते हैं, इसीलिए वो रह जाते हैं। तो आप जो है वो अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है, सीरियस प्रिपरेशन, वो स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो आपका जो रिज़ल्ट इस बार रहा, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या स्टेप्स अगर आप लेते हैं, किस तरह से एक्शन, जो आपके प्रेजेंट के एक्शन है वो आपका जो आने वाला फ्यूचर है, जो नेक्स्ट साइकिल का जो रिजल्ट है उसको डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है। तो आप अपना फोकस वहाँ रखें। एंड लक की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली इसमें जेआरएफ वाले कैटेगरी में थोड़ा लक भी मैटर करता है, एक दो क्वेश्चन, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप कर क्या सकते हैं कि आप पेपर को देखिए, ऐसा क्या कुछ नया पार्ट था तो अब उसको पढ़िए, कि हो सकता है अगर आने वाले साइकिल्स में उससे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो जो आपके हाथ में है आप उसे करिए। एंड कट ऑफ अगेन जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कट ऑफ जो है वो बढ़ रही है, इस बार थोड़ी सी कम मिली, एंड ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है। एंड लास्ट टाइम भी जब हमने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी तो स्टूडेंट का था कि आप ऐसे ही मतलब हाइप क्रिएट कर रहे हैं, कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी। एंड आप देख सकते हैं कट ऑफ लास्ट टाइम भी कितनी गई थी, लेकिन वो उस पेपर की वजह से था। क्यों? क्योंकि पेपर जो स्टूडेंट्स को इजी लगा, फैक्चुअल पेपर था, एंड कुछ मोस्टली स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर थे, कुछ स्टूडेंट उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि इतना फैक्चुअल पेपर कैसे आ गया। लेकिन ये जो फैक्चुअल पेपर की जो साइकिल है ये कब से स्टार्ट हुई? ये जून 2024 को जो आपका पहला एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसके बाद सितंबर में री नेट का एग्ज़ाम हुआ, तभी से लगभग ये फैक्चुअल की जो साइकिल है ये स्टार्ट आपकी हो चुकी थी। ये अपने आप में एक अलग डिबेट है कि अगेन कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही पार्ट जो है वो बैलेंस होने चाहिए। इसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, लेकिन अब जो हो रहा है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो उस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन लेके चलनी है कि जो फैक्ट्स वाले पार्ट हैं उन पर भी आपको पूरा फोकस देना है। तो अब आपको आगे क्या करना है, अगेन जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सिलेबस को कवर करिए, मॉक टेस्ट को दीजिए, आपने नोट्स पर फोकस रखिए, आप साथ ही नोट्स बना के चलें ताकि जब भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे आपका पास आता है उस टाइम पे इतना सिलेबस होता है कि आप पूरे अपने जो मटेरियल है नोट्स उनको रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कीवर्ड्स, उनको आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने चाहिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उन्हें मल्टीपल रिवाइज कर सकें। अगर टाइम मैनेजमेंट में आपका इश्यू है, कुछ स्टूडेंट शायद इस वजह से क्वालिफाई ना कर पाएँ, जिनका जो टाइम को वो सही से मैनेज नहीं कर पाए, तो वो कमी भी शायद इसीलिए रही होगी कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट जो है वो आपको देने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए, एंड वो आप खुद भी कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स भी उसकी एनालिसिस करते हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। एंड जो फैक्ट होते हैं इसमें मोस्टली कुछ फैक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो उनमें आ चुके हैं, तो एटलीस्ट वो तो आपके डेफिनेटली सही होने ही चाहिए। तो जो पैरेलल ऑप्शंस हैं आप उनको एक्सप्लोर करिए, एंड अगर आपको री अटेम्प्ट देना है तो जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने का ये सही टाइम है, अपना स्टार्ट कर दीजिए जो अपनी प्रिपरेशन है। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। इस एग्ज़ाम में आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है, आपके पास इनफ लगभग, अगर जून का एग्ज़ाम देखें तो लगभग 4-5 महीने का टाइम है, तो आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, क्या जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग, वो भी आप देख सकते हैं। एंड सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट अप्रोच। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कोचिंग या पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। जो कोचिंग हैं या कोर्स लेते हैं तो वो आपके सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज़ किए हों अलग अलग कोचिंग्स के वो सभी क्वालिफाई कर जाते हैं, एंड ऐसा भी नहीं है जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं वो क्वालिफाई ना कर पाएँ। सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी लोग जेआरएफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, बिकॉज मेन जो इंग्रेडिएंट है आपकी प्रिपरेशन का वो सेल्फ स्टडी ही है। वो भी मैटर करते हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन मेहनत आपको ही करनी है। एंड
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लेके चलने हैं वो सिर्फ आप नेट के ना करिए। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जो एग्ज़ाम्स का लेवल है, कट ऑफ है, कंपटीशन है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आपका CUET पीजी के जो एग्ज़ाम है वो भी NTA कंडक्ट कराता है, उसकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। एंड अलग अलग स्टेट में जो सेट के एग्ज़ाम हैं आप उनको भी देख सकते हैं, PGT के एग्ज़ाम है या इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए अगर आप सीरियस एकदम JRF को लेकर अगर इस एग्ज़ाम में टारगेट करना चाहते हैं। एंड मल्टीपल रिविजन्स रखिए। एंड वन ऑफ द मेन पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्शन। आप अपने डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए, बिकॉज अगर आप इन जो आने वाले 4 या 5 महीने हैं उनमें आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करके और अपनी प्रिपरेशन पर अगर फोकस रख लेते हैं तो न सिर्फ आप JRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बल्कि ये जो प्रिपरेशन है आपके जो आगे का जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर भी आपकी ये जो मेहनत है वो डेफिनेटली काम आएगी। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ही बैलेंस आपको करके चलना है। जैसे पेपर 1 की बात करें उसमें DI एंड RC हैं, लगभग फ्री के नंबर आप इन्हें कह सकते हैं। स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स उनको DI में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर जो प्रीवियस ईयर में जब तक जितने DI आए हैं उनको अगर आप सही से अगर प्रैक्टिस कर जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो DI है उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पर भी अब इतना कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन इसमें आपको फ़िल्टर करने की आर्ट आनी चाहिए कि कौन सा कंटेंट आपको देखना है जो इससे आपका सिलेबस कवर हो, जो आपके एकेडमिक्स रिलेटेड हो। एंड ऐसा कंटेंट नहीं देखना है जो आपके डिस्ट्रैक्शन कैटेगरी में आए या जिससे आपकी जो पढ़ाई है उसमें कोई बेनिफिट आपको ना मिले। एंड टाइम एंड कंटेंट दोनों को ही आपको मैनेज करके चलना है, क्योंकि हम किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आज हम 10 घंटे पढ़े या 8 घंटे पढ़े। कंटेंट भी मैटर करता है, टाइम भी मैटर करता है, तो वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर फोकस रखिए, सिलेबस कवर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगेन बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरीके से उतना उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड रिवीजन, अगर आप इतना सब कुछ कर लीजिए और रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप जो रेस है उससे बाहर ही हैं। और लास्ट इज कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अभी से, तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। एंड जो आप अपनी जो आंसर की को देखेंगे या किसी भी प्रीवियस साइकिल्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 3 कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। तो इजी क्वेश्चंस वो हैं या तो वो बहुत इजी हैं, या जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इजी कैटेगरी में रखेंगे, तो ये तो आपके डेफिनेटली सही होने चाहिए। एंड मीडियम रेंज के क्वेश्चंस हैं तो जितना आप सिलेबस को कवर करेंगे, जितने आप अपनी नॉलेज को वास्ट करेंगे, अलग अलग जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT के एग्जाम्स हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या है, आपके जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं तो उनके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें अगर आप 1-2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हार्ड क्वेश्चन है वो, अब चूंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सब उसको मार्क करते हैं, तो इसमें थोड़ा लग बेस्ड भी रहता है, लेकिन इजी आपके डेफिनेटली सही होने चाहिए एंड मीडियम भी आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सही से एनालिसिस करेंगे। तो इन दोनों को मिला के एंड हार्ड में अगर आप सारे ही अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ वहाँ भी आपके सही होंगे, तो इस तरह से आप जो है वो ईजिली 65 to 70 प्लस क्वेश्चंस भी पेपर 2 में करेक्ट अपने कर सकते हैं। एंड आप हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के लिए भी हमने की हुई है, तो वो देख सकते हैं, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जहां हमने डिटेल एनालिसिस की है। एंड इस बेसिस पर आप भी अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, प्लस आगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आगे कैसे नोट्स बनाने हैं, या सपोज कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको उस क्वेश्चन के साथ साथ आगे क्या पढ़ना है या आपको क्या पता होना चाहिए, तो वो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। उस तरह से आप अपनी खुद के भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड पिछले जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें जैसे कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हैं उन सबको कवर करके हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस तरह से टॉपिक वाइज भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कमीशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या बुक्स एंड ऑथर्स, तो उस तरह से आप अपने, बिकॉज जो एग्ज़ाम से जब बहुत कम टाइम रहता है, 1-2 हफ्ते पहले आपको रिवीजन के पर्पज़ के लिए ये जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमने किया हुआ है कवर, उन टॉपिक्स को हमने पढ़ाया है, प्लस उसके बेस पर जैसे सार्क को हमने डिस्कस किया है, तो सार्क से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो वो मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो सेट के एग्जाम हो, नेट के हों, CUET PG के हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के हों। तो इन वीडियोस से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जो भी
जो टॉपिक्स उसमें कवर नहीं हैं उनको किस तरह से कवर करना है। आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, साथ उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए ताकि आपको पता रहे कि इसमें आगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एंड जो भी पॉलिटिकल साइंस के आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीवीटी पीजी हो, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल आईआर मेंटर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जहाँ कोई भी नोटिस आता है हम वो अपलोड आपको वहाँ टाइमली कर देते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं एंड उनके बेसिस पर क्विज भी हम फ्रीक्वेंटली वहाँ पर पोस्ट करते हैं। सो अगेन थैंक यू।